Hello everyone, this is Nilanshi. Welcome to our channel Mnemonics DLED. Today's video is related to the seated English pedagogy questions. So, we will cover 20 to 21 questions in this video. So, let's get started. My first question is, language acquisition is option number 1 is a technique intended to simulate the environment in which children learn their native language. एक टेक्निक होती है जिसमें इन्वायरमेंट में चिल्ड्रन अपनी नेटिव लैंग्वेज को लर्न करता है. नेटिव लैंग्वेज इज़ व्हाट, जो उसकी मदर टंग होती है उसको लर्न करता है. ऑप्शन बी इज़ अ मेमोराइजेशन एंड यूज़ ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी. ये एक मेमोराइजेशन है जिसमें नेसेसरी वोकैब्स को हम यूज़ करके और कुछ रटते हैं. Option C involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as memorization of vocabulary. या ये एक systematic approach है जिसमें हम grammar को as well as memorization of vocabs को analyze करते हैं. या option D refer to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of the human brain. या ये एक प्रोसेस है लर्निंग का जिसमें हम अपनी नेटिव लैंग्वेज को लर्न करते हैं या कोई सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं बिकॉज ऑफ द इनिटेड कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. इनिटेड कैपेसिटी होती है जन्मजात जो चीज़ें ह्यूमन बींग्स लेकर अपने ब्रेन में आते हैं. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है. बेसिकली देयर आर टू टर्म्स, लर्निंग एंड एक्विजिशन. लर्निंग मतलब होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज या कुछ भी चीज़ आप लर्न कर रहे हो थ्रू प्रैक्टिसेस. डे बाय डे आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप कुछ लर्न कर रहे हो. एक्विजिशन मतलब होता है आपके अंदर कुछ ऐसी जन्मजात चीज़ें जो आप लेकर पैदा हुए हो और आपको उनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हैबिचुअली आपको आ जाती है और या तो आप उन्हें सीख लेते हो धीरे धीरे. तो इट इज़ लाइक एक्विजिशन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, इट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन. सो गाइस, अब आप मुझे बताओ कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट आ रहा है. फर्स्ट, एक टेक्निक है जो environment in which children learn their native language, जिसमें नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं. गाइस, नेटिव लैंग्वेज आपकी मदर टंग टाइप हो गई तो आप उसे सीख नहीं सकते, वो खुद हूबहू आ जाती है. इसे मेमोराइजेशन होता है जिसमें आप वो कैप्स का यूज़ करके या थोड़ा बहुत रट्टा लगाते हैं. ऑप्शन सी इन्वॉल्व्स एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जिसमें ग्रामर को एज वेल एज vocabs का memorization होता है. या ऑप्शन डी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनिटेड कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. गाइज, इनिटेड कैपेसिटी अभी आपको बताया था जन्मजात. तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इज़ डी, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ second language because of the innate capacity of the human brain. The answer of this question is D. My second question is, Noam Chomsky referred to deep structure means a. Noam Chomsky ने एक deep structure meaning का क्या मतलब बताया है. ऑप्शन ए, universal grammar underlying all languages and correspond to a innate capacity of the human brain. Option B, hidden set of grammatical rules learned through intensive study. Option C, transformational grammar that had led in turn to increase interest in comparative linguistics. Your option D, a trend that English is the most common auxiliary language in the world. So guys, नॉम चॉम्स्की को समझने के लिए आपको पहले इनका कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इन्होंने क्या बोला था. इन्होंने ये स्टेट किया था कि हर पर्सन जन्मजात से ही लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस को लेके पैदा होता है, या आप ये कह लो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को लेके पैदा होता है, जिसको हम LLD भी बोलते हैं. इसका ये मतलब है कि हर पर्सन के पास ये फीचर ऑटोमेटिकली बाय बर्थ इनके दिमाग में फीड किया जाता है, दैट विच इज़ हाइपोथेटिकली टूल हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन. So now come to the options.
Deep structure means a universal grammar underlying all languages and corresponding to innate capacity of the human brain, कि उसमें सारे यूनिवर्सल ग्रामर्स अंडरलाइन आ जाती हैं. एंड इनिटेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जन्मजात जो ह्यूमन ब्रेन्स लेके आते हैं. या फिर ऑप्शन नंबर बी, हिडन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स लर्न थ्रू इंटेंसिव स्टडी. एक टाइप के ग्रामेटिकल रूल्स हैं ये जो इंटेंसिव स्टडी से ही क्लियर किए जा सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर दैट लेड इन टर्न टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक. या ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन है. या फिर एक ट्रेंड है दैट इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. या फिर एक ट्रेंड है कि इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है हमारे वर्ल्ड की, ऑक्सिलरी लैंग्वेज है. गाइस, अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट deep structure means a universal grammar underlying all languages and corresponding to an innate capacity of the human brain. Innate capacity, that is जन्मजात जो कैपेसिटी होती है एक ह्यूमन ब्रेन की, कि वो LLD डिवाइस लेकर ही आया है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, the bottom up model of curriculum is one where option number A, a need-based distance education with indirect influence on students. Option number B, learning is based on the set of software to make curriculum more learner-friendly. Option number C, a curriculum that allows freedom for student mobility with increased choice of curriculum activity and encourages learning by doing. Option number D, the learning process is geared towards career orientation. Guys, क्वेश्चन है द बॉटम ऑफ मॉडल. बॉटम ऑफ मॉडल होता है नीचे से ऊपर की तरफ एक हिरार्की ऑर्डर में चलना करिकुलम का. वो कौन सा है जहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला है एक नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन होती है जिसमें स्टूडेंट्स टीचर्स से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाते. इट इज़ जस्ट लाइक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है. Option number B, learning is based on the set of software to make curriculum more learner friendly. यह learning ऐसे सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है जिसमें करिकुलम को हम learner friendly बनाएं. या ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर C, the curriculum that allow freedom for student mobility with increased choice of curriculum activity and encourages learning by doing. या एक ऐसा करिकुलम जिसमें हम स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम दें कि वो अपनी मोबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम कर पाए, with increased choice of करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी हम उससे बहुत चॉइसेस दें और encourage करें कि वो खुद से लर्न करे. या फिर ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग प्रोसेस इज़ गियर्ड टुवर्ड्स करियर ओरिएंटेशन. या सिर्फ लर्निंग इसलिए ही करी जाती है कि हमें अपना अच्छा करियर बनाना होता है. गाइस, बॉटम ऑफ मॉडल अगर आप देखें तो बॉटम ऑफ मॉडल अच्छे से हिरार्की में चलना, जहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे, उसे पूरा फ्रीडम हो. तो विच ऑप्शन इज़ बेस्ट? Option C is the best for the question number third. The curriculum that allows freedom for students' mobility with increased choice of curricular activity and encourage learning by doing. एक ऐसा curriculum जहाँ पे पूरा freedom हो students का और बहुत नई नई इंक्रीज चॉइस हो करिकुलर एक्टिविटी की एंड एनकरेज लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे एनकरेज किया जा सके बच्चों को कि वो खुद से करें. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर ऑडियो इंस्ट्रक्शन, द सिमुलेशन मोड इज़ वेयर लर्नर्स. ऑप्शन नंबर ए, गेट प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्व बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर. ऑप्शन बी, एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम एंड फिनोमेना. Option number C, receive bits of information followed by question with immediate feedback. Option number D, a series of exercise with repetition practice. Guys, computer audio instruction CAI, a simulation mode. Guys, simulation mode मतलब वो mode होता है that exists इन रियल लाइफ यूजिंग कंप्यूटर्स मॉडल्स, जो हमें रियल लाइफ सिचुएशन से या रियल लाइफ से जुड़े कंप्यूटर्स मॉडल्स एक्सेट्रा इन सब चीज़ों का यूज़ करके, दैट इज़ सिमुलेशन मोड.
गाइस अब आप ऑप्शन दोबारा पढ़ें और मुझे बताएं कौन सा आंसर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गेट प्रॉब्लम विच आर सॉल्व बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर. ऐसी प्रॉब्लम जो हम ट्रायल एंड एरर बार बार करके सॉल्व कर सकें, या एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम विद फिनोमेना, या रियल लाइफ सिस्टम के साथ जोड़ सकें, या रिसीव इंफॉर्मेशंस को बिट्स की फॉर्म में रिसीव करना और इमीडिएट फीडबैक देना. अ सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइज विद रिपीटेशन प्रैक्टिस, या एक एक्सरसाइज सीरीज़ बना दें जिसमें बार बार रिपीट कर करके प्रैक्टिस हो. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम एंड फिनोमेना. My next question is question number 5. An activity that requires the class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is a dash activity. Guys, it is like कि एक मैम एक एक्टिविटी करा रही हैं क्लास में. उस क्लास को ऐसे डिज़ाइन किया है मैम ने कि स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी परफॉर्म करें जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जाए और किस पे हो, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन पे हो, और बेसिकली एक टारगेट लैंग्वेज यूज़ करके उनको एक टास्क दे दिया गया है. तो वो कैसी एक्टिविटी होगी? मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी होगी, साइंस प्रोजेक्ट एक्टिविटी होगी, ग्रुप होगा, या लैंग्वेज प्रैक्टिस होगी? गाइस आंसर इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी. क्यों मल्टी डिसिप्लिनरी हुआ? क्योंकि एक टीचर ने एक एक्टिविटी परफॉर्म कराई है जिसमें बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में काम कर रहे हैं, एक डिज़ाइन कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग एक टारगेट लैंग्वेज जो मैम ने उनको प्रोवाइड कराई है, और एक इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन पे. वाटर कंजर्वेशन के थ्रू वो रियल लाइफ सिचुएशन से भी हूबहू होंगे और एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं. दैट इज़ वाई ऑप्शन जो इसमें बेस्ट जा रहा है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. सो आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेनर लैंग्वेज. ऑप्शन नंबर ए, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन, बी, नॉर्मल एक्विजिशन, सी, ग्रेटर मास्टरी, या ऑप्शन नंबर डी, लॉस ऑफ मास्टरी. गाइस क्वेश्चन है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. अगर हम एक न्यू लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं प्यूबर्टी एज के बाद, प्यूबर्टी एज बॉयज़ में और गर्ल्स में डिफ़र करती है. प्यूबर्टी एज के बाद अगर हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई फॉरेनर लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो आसानी से सीखी जाएगी, या नॉर्मल एक्विजिशन होगा, या हम उसमें बहुत अच्छी ग्रेटर मास्टरी करेंगे, या लॉस ऑफ मास्टरी. गाइस यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि छोटे बच्चे जितनी जल्दी एक्वायर कर लेते हैं नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस, उतने वही बच्चे अगर बड़े होके वो लैंग्वेज एक्वायर करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, उन्हें डिफ़िकल्टी आएगी. बच्चों में ये फीचर होते हैं कि वो लैंग्वेज को फटाफट एक्वायर कर लेते हैं. तो प्यूबर्टी एज के बाद अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी आएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर टंग हिंदी है और आप इंग्लिश सीख रहे हो आफ्टर प्यूबर्टी एज, तो आपको डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आएगी. वो आप इतनी जल्दी ग्रैप नहीं कर पाओगे. बेशक आप सीख लोगे बट प्रॉब्लम आएगी. सो आंसर ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन. Option number A. My next question is, while drafting a notice, students may be instructed to use dash language. अगर आप एक ड्राफ्ट कर रहे हो नोटिस को, तो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें. डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करें, इंट्रिग लैंग्वेज यूज़ करें, डिस्क्रिप्टिव यूज़ करें, एलैबोरेट यूज़ करें, या ऑप्शन नंबर डी, एलैबोरेट. गाइस जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो नोटिस बोला जाता है बहुत सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ना हो, ज़्यादा एलैबोरेटिव ना हो, ज़्यादा खोल खाल के नहीं बताया गया हो. सिर्फ बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम वही देते हैं नोटिस में. एक्चुअली नोटिस 50 वर्ड से ज़्यादा का लिखना भी नहीं चाहिए. तो गाइस इट इज़ अ डायरेक्ट लैंग्वेज. डायरेक्ट लैंग्वेज में आप सब कुछ सारा बता रहे हो, या फिर इंट्रिग. गाइस इंट्रिग मतलब होता है अराउज द क्यूरियोसिटी. मतलब आप ऐसे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, या फिर नॉट बढ़ा चढ़ा के, इट इज़ लाइक कि आप
क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हो कि वो जो भी आप बता रहे हो उसके बारे में वो इन्फ्लुएंस हो या फिर आगे जाएं उसको लेके। या सी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, या डी इलैबोरेट। गाइस अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो आंसर ऑफ द 7th क्वेश्चन इज़ ए डायरेक्ट लैंग्वेज। जो आपको बताना है इन्फॉर्मेशन बस आप वो दो, अपना नोटिस ड्राफ्ट करो और काम ख़त्म। ना इंटरेक्ट, क्यूरियोसिटी भी नहीं डेवलप करनी हमको, डिस्क्रिप्टिव वे में भी नहीं बताना, और एलैबोरेट तो नोटिस में हम करते ही नहीं हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 8, a text that requires student to scan in order to understand and analyze the writer's message and purpose could be। एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें स्टूडेंट स्कैन करे ऑर्डर बाय ऑर्डर, अंडरस्टैंड करे, समझे, एनालाइज करे, देखे कि क्या चल रहा था, या क्या अगर पैराग्राफ है तो वो किस चीज़ के बारे में चल रहा था, या वट एवर इट इज़। द राइटर्स मैसेज, जिसमें वो राइटर ने क्या मैसेज दिया है उसको समझने की कोशिश करें, एंड पर्पस कुड बी एक ऑप्शन नंबर ए एन एनसाइक्लोपीडिक एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी अ न्यूज़पेपर हेडलाइन होगी, ऑप्शन नंबर सी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असेंबल अ डिवाइस, या ऑप्शन नंबर डी अ पोएम। गाइस इंसाइक्लोपीडिया में आपको पता है एक एक्सट्रैक्ट में सब चीज़ के मीनिंग्स एंड ऑल ये सब निकाले जाते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आप ऐसे स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय ऑर्डर स्कैन और एनालाइज करेंगे? नहीं। ऑप्शन नंबर सी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असेंबल अ डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें डिवाइस सब चीज़ को असेंबल कर रही है, मतलब ऑर्डर्स में ला रही है, या एक पोएम ऐसा करती है। गाइस द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन इज़ डी। क्यों? एक टेक्स्ट वही होता है, एक पोएम में ही ऐसा होता है जहाँ पे स्टूडेंट स्कैन करता है राइटर के मैसेज को, ऑर्डर बाय ऑर्डर पढ़ के पोएम को देखेगा, ऑर्डर बाय ऑर्डर पढ़ेगा, समझेगा और एनालाइज करेगा, और फिर बाद में उसको पता चलता है कि राइटर उस पोएम में क्या मैसेज देना चाह रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर डी अ पोएम। My next question is question number 9. Second language acquisition is more effective when it। Guys second language को जब आप एक्वायर कर रहे होते हो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होती है? मैंने इससे एक्विजिशन से आपको पहले भी 2-3 क्वेश्चंस प्रीवियस आए हैं, मैंने आपको समझाया है। हैव अ लुक। ऑप्शन नंबर ए इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिविजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। एक ऐसा पीरियोडिक रिवीजन, बार बार एक रिवीजन होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। या फिर ऑप्शन नंबर बी इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस। स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्टडी खुद करते हैं कुछ गाइडलाइंस को यूज़ करके। या ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फेमिलर टू स्टूडेंट्स, या वो ऐसी सिचुएशंस वहाँ प्रैक्टिस करें जहाँ पे स्टूडेंट्स फेमिलियर हों। या ऑप्शन नंबर डी इज़ यूज एज अ बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कंसेप्ट, या सिर्फ यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें ग्रामेटिकल कंसेप्ट के बारे में बात करनी हो। गाइस सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने का सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड तब हो सकता है जब आप उस इन्वायरमेंट में हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है और आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्टिव वे में आप उस लैंग्वेज को एक्वायर कर पाओगे, इंस्टेड ऑफ अगर वहाँ जहाँ इन्वायरमेंट सेकेंड लैंग्वेज वाला है ही नहीं। तो गाइस इट इज़, तो जो बेस्ट ऑप्शन जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट is practiced in situations familiar to students. My next question is question number 10. Some research has shown that developing students' native language skills leads to higher score academically over the long term in English. A bilingual class would be characterized by option number A, revision work done in the native language, more guided translation activities, individual collaborative. या option number C, the reformulation of concept structures used in the native language.
या ऑप्शन नंबर डी, द यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लास। गाइस क्वेश्चन में ये है कि कुछ रिसर्च से ये पता चला है कि डेवलपिंग स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज स्किल्स, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, लीड्स टू हायर स्कोर एकेडमिकली ओवर द लॉन्ग टर्म इन इंग्लिश। मतलब वो ज़्यादा हायर स्कोर, एकेडमिक्स में हायर स्कोर उनका आता है जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है। अब बाइलिंगुअल क्लास वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय, एक बाइलिंगुअल क्लास जिसमें दोनों तरीके से पढ़ाया जाता है, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है, वो क्लास उसे कैसे कैरेक्टराइज करेगी? एक रिविजन वर्क डन इन द नेटिव लैंग्वेज, एक रिविजन वर्क डन जो एक रिविजन हो जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज में हो, या मोर गाइडेड ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़, ये ज़्यादा गाइडेड, ज़्यादा अच्छे से आपको एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, इंडिविजुअल को अलग, कोलैबोरेटिव वे में अलग। या ऑप्शन नंबर सी, द रीफॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट्स, या आपके कंसेप्ट्स को रीफॉर्मुलेशन हो रहा है। स्ट्रक्चर यूज इन द नेटिव लैंग्वेज। गाइस जब एक लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आती है और उसका फिर से रिविजन हो रहा होता है, तो दैट इज़ व्हाट रीफॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट्स। आपके कंसेप्ट सारे रिवाइज हो रहे होते हैं और आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। स्ट्रक्चर यूज़ इन द नेटिव लैंग्वेज, जो भी स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे होते हैं वो आपके रीफॉर्म हो रहे होते हैं, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो रहे होते हैं। तो या ऑप्शन नंबर डी, द यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल भी क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा है। गाइज तो आपके अकॉर्डिंगली आंसर कौन सा जाएगा? गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी, द रीफॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट्स, स्ट्रक्चर यूज इन द नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि उससे वो दोबारा वो नेटिव लैंग्वेजेस के जो भी कंसेप्ट्स होते हैं वो रिवाइज होते रहते हैं और आप अच्छा एकेडमिक स्कोर कर पाते हो। My next question is, student of class 4 can recognize flawed usage or sentence construction when the teacher, guys first option है gives alternatives as possible corrections, B lets them find the correction, C focuses on certain surface error, या D tells them something is wrong। Guys question है, student of class 4th can recognize flawed usage or sentence construction when the teacher, class 4th के student recognize करेंगे guys flawed मतलब होता है imperfect, something that is imperfect या imperfections usage sentence को construct करने में, जब teacher बहुत सारे ऑल्टरनेट्स देगी उनको कि पॉसिबल करेक्शंस बताएगी, या फिर लेट्स देम फाइंड द करेक्शन, या उन्हें बोलेगी कि वो खुद प्रॉब्लम फाइंड आउट करें और उसे करेक्ट करें, या सी फोकस ऑन सर्टेन सरफेस एरर्स, या सिर्फ उन एरर्स पे फोकस करके और गोला गोला मार्क कर देंगे, या ऑप्शन नंबर डी टेल्स देम समथिंग इज रॉन्ग, या बोलेंगे कि कुछ गड़बड़ है। गाइस option A is the correct answer of this question, gives alternatives। टीचर स्टूडेंट से ये पूछेगी कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, स्टूडेंट अपने ही माइंड से उस चीज़ को करेक्ट कर लेगा। इस मेथड को बोलते हैं कि टीचर ऑल्टरनेट्स दे रही है एज पॉसिबल करेक्शंस, कि ये होगा या ये होगा, तो बच्चा खुद ही बता पाएगा। मतलब उसी को ही इतनी अपॉर्चुनिटी देना कि वो खुद ये पता कर पाए कि उसने कहाँ गलती करी है और ये होना था या फिर इसका आंसर ये होना था। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्शन नंबर ए। सो द राइट आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन इज ए, गिव ऑल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल करेक्शंस। गाइज question number 12, in the case of vocabulary use, grammar provides a pathway to learners to। अगर हम वोकेबलरी को यूज़ कर रहे हैं, वोकैब्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे टू लर्नर टू। ग्रामर क्या प्रोवाइड करेगी कि लर्नर को एक कैसा पाथवे प्रोवाइड करेगी ग्रामर? ऑप्शन नंबर ए, रीटेल लिसनिंग इनपुट्स इनटू ओरल आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन।
ऑप्शन नंबर सी, ड्राफ्ट फॉर्मल पीसेज ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेस, या ऑप्शन नंबर डी, स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। गाइज ऑप्शन नंबर ए है रीटेल लिसनिंग इनपुट्स, मतलब बार बार जो सुने हुए इनपुट्स हैं उनको एज अ आउटपुट में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स। गाइज अगर हम लेक्सिकल आइटम्स की बात करें, लेक्सिकल इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर द वोकैबुलरी पर्पसेस। तो कंबाइन, हम सारी वोकैब्स को, छोटी छोटी वोकैब्स को एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करके और एक कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन बनाएंगे जिससे कि हम समझ सकें, या फिर एक ड्राफ्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेस, या एक ड्राफ्ट कर देंगे फॉर्मल राइटिंग हायर क्लासेस में। दैट इज़ क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। डी, स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशन विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस, या एक फॉर्मल सिचुएशन में बोलेंगे जहाँ पे ग्रेटर एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस हो। गाइज क्वेश्चन को देख के आपको आंसर प्रोवाइड कराना होता है। तो इन द केस ऑफ वोकैबुलरी यूज़, अगर हमें वोकैबुलरी यूज़ करना है, ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे टू, द राइट आंसर इज बी, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल। सारे आइटम्स को, सारी वोकैब्स को एक बारी ऐड ऑन करके उसका मीनिंगफुल कन्वर्जेशन क्रिएट करेंगे और एक कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन के रूप में हम उसको देखेंगे। So the right answer of this question is B. My next question is 13. One of the sub skills that is assessed for speaking would be. Guys, assessed का मतलब होता है evaluate करना, या आप सारी चीज़ें evaluate कर रहे हो, जज करना। like one of the sub skills that is assessed for speaking would be, कौन सी सब स्किल्स हैं जो हम एवेलुएट या जज करेंगे स्पीकिंग में। ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, क्लैरिटी एंड गेस्चर्स इन इंडिविजुअल ग्रुप सिचुएशंस, या फिर ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग कॉमन, फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स करेक्टली। ऑप्शन नंबर सी, listening actively and responding to others in small and large group situation, या ऑप्शन नंबर डी, understanding and responding in a paragraph to literally walk। गाइज अगर हमें स्पीकिंग की सब स्किल्स देखनी है, जब हम बोल रहे हैं तो क्या स्किल्स देखी जाएंगी किसी पर्सन की, कि फॉर ऑप्शन नंबर वन, उसकी वॉल्यूम अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्लैरिटी कितनी क्लियर है उसकी वॉइस, एंड गेस्चर्स गाइज होता है आपके बॉडी लैंग्वेज। एक होता है ना कि आप बोल रहे हो कुछ और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो यस और आपके बॉडी लैंग्वेज बोल रहे हैं नहीं, तो तब भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो गेस्चर्स होते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है बोलने का इन इंडिविजुअल ग्रुप सिचुएशंस, या ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग कॉमन, आप बोलते टाइम ये देखोगे स्पेलिंग कॉमन, फ्रिक्वेंट यूज़ वर्ड्स करेक्टली, जो यूज़ वर्ड करें वो करेक्ट करें या नहीं, लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप सिचुएशन, या ध्यान से सुनोगे और उनकी बातों का छोटे या बड़े ग्रुप सिचुएशंस में डिस्क्राइब करोगे, या ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन अ पैराग्राफ टू लिटरली वॉक, अंडरस्टैंड करोगे, पैराग्राफ को रिस्पॉन्ड करोगे। गाइस स्पीकिंग की सब स्किल्स देखी जा रही हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि स्पीकिंग की सब स्किल्स में हम क्या देखते हैं। अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम ठीक है या नहीं, क्लैरिटी ठीक है या नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है बोलने का। दीज आर basically the sub skills of the speaking. So the right answer of the 13th question is A, using appropriate volume, clarity and gestures in individual group situations. My next question is question number 14. Among the 4 language skills, which pair constitute the reinforcement skills? 4 लैंग्वेज के पेयर्स आपको दिए जाएं, इनमें से कौन सा reinforcement skills को बताता है। गाइस reinforcement skills क्या होती हैं? रीइंफोर्समेंट को हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन इज़ व्हाट? रीइंफोर्समेंट मतलब किसी को एनकरेज करना, उसमें फिर से वो एनर्जी लाना जो कभी, या फिर से उसको मोटिवेट करना किसी भी चीज़ के लिए, या किसी को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट।
दीज आर द मीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट. अब आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर 1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग. अगर हम किसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं, किसी को एनकरेज कर रहे हैं, तो हम बोल के और सुन के करेंगे या रीडिंग करके करेंगे एंड लिसनिंग और सुन के करेंगे, या ऑप्शन नंबर सी स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब बोल के और लिख के हम उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी रीडिंग एंड स्पीकिंग, कहीं से रीड करके और बोल के. गाइस जितने भी रीडिंग वाले ऑप्शन है मेरे हिसाब से कट जाएंगे. मेरे हिसाब से क्या कट ही जाएंगे. रीडिंग से आप कहीं से किसी को पढ़ के कुछ बताओगे वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस हो. और रीइंफोर्समेंट स्किल्स की बात कर रहे हैं तो आप किसी को रीइंफोर्समेंट या तो अपनी स्पीकिंग से किसी को एनकरेज या किसी को मोटिवेट या तो अपनी बातों से स्पीकिंग से कर सकते हो, या फिर उसको राइटिंग ऐसे मैसेजेस लिख के या ऐसा राइट करके जिससे कि वो एनकरेज हो सके, जिससे उसको सपोर्ट मिल सके, उसको आगे फिर से उस काम को करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड हो सके. गाइस सो द ऑप्शन right option of this answer, this question is option number C, speaking and writing. Guys, my next question is question number 15. Motivation is an important factor in language learning. For example, in class 6 may be done. Guys, हम मोटिवेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए, और वो भी हम किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग के लिए. एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग. अगर हम क्लास 6 के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे. एक सिस्टमैटिक एनालाइज एंड यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर, एक सिस्टमैटिक एनालाइज करेंगे और स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे, या ऑप्शन नंबर बी यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइजेज, या हम विजुअल डिवाइसेस का यूज़ करेंगे जिसमें बच्चा देखकर और सुनकर अच्छा परफॉर्म कर सके और कुछ गेम लाइक एक्सरसाइज कराएंगे, या ऑप्शन नंबर सी यूज़ ऑफ द मदर टंग एज अ मीडियम, या हम अपनी मदर टंग में उसको यूज़ करके उसको ऐसे ही मोटिवेट कर देंगे, या ऑप्शन नंबर डी मेमोराइजेशन एंड यूज़ ऑफ नेसेसरी वोकैब, या हम उसको कुछ चीज़ें रटवा देंगे और कुछ चीज़ें नेसेसरी वोकैब्स के रूप में बता देंगे. गाइस जहाँ भी ये ज़्यादातर रटवाने वाली बात आती है ये ज़्यादातर इनकरेक्ट ही होती है. गाइस हमें क्लास 6 के स्टूडेंट को लैंग्वेज लर्निंग के लिए मोटिवेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे ऑप्शंस में से. गाइस सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे जा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइजेस. हम उसको विजुअल डिवाइसेस जिससे वो देख सकें और सुन सकें ऐसे मोटिवेट करेंगे और कुछ गेम्स खिलवा के. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 16. एट क्लास 2nd, शेयरिंग स्टोरीज, familiar experiences and interest, employing gesture where appropriate is a sub-skill of function. Guys, at class second class के स्टूडेंट्स के लिए शेयरिंग स्टोरीज़ को शेयर करने के लिए, फैमिलियर एक्सपीरियंसेस के लिए और इंटरेस्ट के लिए, एम्प्लॉइंग गेस्चर्स वेयर अप्रोप्रिएट इज़ अ सब स्किल ऑफ फंक्शन. अगर हम इन सब चीज़ों को बताने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वेयर अप्रोप्रिएट ये एक टाइप की सब स्किल है. किसके लिए? लिसनिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए या रीडिंग के लिए. गाइज अभी भी एक ऊपर और क्वेश्चन आया था, ये उसकी तरह कुछ सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, स्पीकिंग. जब आप किसी को बोल रहे हो, किसी से बोल के आप उसको स्टोरी शेयर कर सकते हो, उसके साथ एक्सपीरियंसेस से फैमिलियर हो सकते हो, उसके इंटरेस्ट को जान सकते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, इन सब चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो उनमें. ये सारी चीज़ें मतलब गेस्चर्स का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, स्पीकिंग के टाइम पे आप ये सब चीज़ें करते हो, गेस्चर्स का यूज़ एंड दिस ऑल.
Question number 17. Selection of language items while determining the second language syllabus should take into account. Selection of language items. Guys, हमें language items का selection करना है while determining the second language syllabus. जब हम second language का syllabus determine कर रहे हैं, should take into account. क्या होना चाहिए? How easy it is to learn use the item. हम ये ध्यान रखेंगे कि कितना ईजी है जो भी हम आइटम्स दे रहे हैं वो लर्न करने में, या हाउ ईजी इट टू टीच द कंसेप्ट, कि कितना ईजी है इस कंसेप्ट को पढ़ाना, या द फ्रिक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज़ ऑफ द आइटम्स, या जो हम फ्रिक्वेंसी या जो हम रेंज यूज़ कर रहे हैं उन आइटम्स की वो कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू एन सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू डिटरमाइनिंग द सेकेंड लैंग्वेज. या ऑप्शन नंबर डी, द मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल, या मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल का. गाइस, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स करना है, वो भी डिटरमाइनिंग सेकेंड लैंग्वेज के लिए. तो ये नहीं देखेंगे कि लर्न होगा, ना ये देखेंगे कैसा कंसेप्ट होगा, हम देखेंगे कि जो हम यूज़ कर रहे हैं आइटम्स की, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी रेंज कैसी है, मतलब कि सेकेंड लैंग्वेज के लिए वो है भी, एप्लीकेबल है भी या नहीं, ये हम सब चीज़ें नोट करेंगे. तो 17 का आंसर सी इज़ द राइट आंसर, द फ्रिक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज़ ऑफ द आइटम्स. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, while teaching children to read, at which point should the teacher focus on comprehension? जब टीचर बच्चों को रीड करना सिखा रही होगी, at which point should the teacher focus on comprehension? तो वो comprehension पे किस टाइम फोकस करना चाहिए टीचर को? ऑप्शन नंबर ए, when children reach class second, जब क्लास सेकेंड में पहुंच जाए, या ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड, जब वो अपने बात को ही डिकोड करना सीख ले, मतलब एनकोड भी कर रहा है और डिकोड भी कर रहा है, लाइक अपनी बात बोल भी रहा है और उसे समझ भी रहा है और उसे फिर ग्रैब भी कर रहा है. या ऑप्शन नंबर सी, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, या हमें स्टार्टिंग से जब भी हम रीडिंग कराएं तो हमें कॉम्प्रिहेंशन का ध्यान रखना चाहिए. या ऑप्शन नंबर डी, वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक्स, जब वो फोनिक्स में मास्टर्ड हो जाए तब हमें कॉम्प्रिहेंशन का ध्यान रखना चाहिए. तो गाइज़, अगर हम जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द रीडिंग. हमें स्टार्टिंग से ही, हमें बिगनिंग से ही बच्चों के रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें वो स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही याद रखना चाहिए. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, राइट फ्रॉम द बिगनिंग. My next question is, Mrs. Sinha asks prediction questions as she read aloud a story to her class 3rd students. She does this too. टीचर है मिसेस सिन्हा, वो प्रिडिक्शन क्वेश्चंस आस्क करती हैं एज शी रीड लाउड अ स्टोरी, जब वो स्टोरी को ज़ोर से या पूरे क्लास को, क्लास 3rd के स्टूडेंट्स को बता देती है. शी डज़ दिस टू, वो ऐसे प्रिडिक्शन क्वेश्चंस बार बार क्यों पूछ रही हैं स्टूडेंट्स से? ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव स्टूडेंट्स वोकैबलरी, स्टूडेंट्स की वोकैबलरी को इम्प्रूव करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं. या ऑप्शन नंबर बी, मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, स्टोरी को इंटरेस्टिंग करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हैं. या सी, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना चाह रही है वो. या फिर डी, हेल्प स्टूडेंट्स रिमेंबर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इन द स्टोरी, या फिर वो इसलिए ऐसे प्रेडिक्शन क्वेश्चंस इसलिए पूछ रही हैं कि वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को स्टूडेंट्स को रिमेंबर करा चुके हैं. गाइज, स्टूडेंट्स की वोकैबलरी तो इम्प्रूव हो नहीं रही प्रेडिक्शन क्वेश्चन पूछने से. मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी करने के लिए भी ऐसा नहीं हो रहा, कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करने के लिए हो रहा है. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 19 का सी. अगर कोई टीचर प्रेडिक्शन क्वेश्चंस बार बार पूछ रही है तो ना तो उसका वोकैब से कोई रिलेशन, ना स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने से रिलेशन, बट वो कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस, जिससे बच्चे भटके ना और जो टीचर स्टोरी पढ़ा रही है उसी पे ही रहें, इसलिए वो बार बार प्रेडिक्शन क्वेश्चंस
पूछे जा रही हैं कि बच्चे उसी में ही लगे रहें, उसी स्टोरी को सोचते रहें, कहीं और उनका दिमाग ना भटके। रिमेंबर करने के लिए स्टोरी की डिटेल्स नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। C is the right answer. My next question is scribbling is a stage of speaking, listening, writing और reading. Guys, अगर आपको scribbling का मतलब पता चल जाए, आप एकदम बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। Guys, scribbling मतलब होता है to write something quickly and carelessly। मतलब जैसे बच्चे कहीं पे भी कुछ भी घसीटा मार देते हैं कि कुछ भी लिख दिया, मतलब ऐसा लिखना जो बहुत जल्दी हो और केयरलेसली लिखा हो। स्क्रिबलिंग ऐसे फटाफट से लिख देना, जैसे ज़्यादातर चिल्ड्रन करते हैं, कहीं दीवार पे फटाफट से कुछ भी लिख देंगे एंड ऑल, दैट इज़ स्क्रिबलिंग, उसे स्क्रिबलिंग बोलते हैं। तो स्क्रिबलिंग क्या स्पीकिंग से रिलेटेड है? नहीं। लिसनिंग से रिलेटेड है? नहीं। राइटिंग से रिलेटेड है? एग्जैक्टली द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रीडिंग से भी रिलेटेड नहीं है। तो question number 20 का answer is C, writing. My next question and last question of this video, a primary teacher should introduce reading through। एक primary teacher reading को कैसे introduce करेंगे? प्राइमरी टीचर, अगर प्राइमरी टीचर की बात हो रही है तो हम 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जो टीचर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसे रीडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे? थ्रू स्टोरीज़, ऑप्शन नंबर 1 स्टोरीज़ के थ्रू, पिक्चर बुक्स के थ्रू, अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, या फोनिक्स टीचिंग। गाइस, स्टोरीज़ के थ्रू कभी कभी बच्चे स्टोरी सुनते हैं और फिर एकदम भूल जाते हैं, इधर उधर कहीं भटक जाते हैं, या फिर पिक्चर बुक्स के थ्रू, या पिक्चर दिखा कर। गाइस, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऑडियो विजुअल स्किल्स से बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, उनके लिए वो ऑडियो विजुअल स्किल्स जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं। वो देखकर, सुनकर, पिक्चर्स के थ्रू जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, नहीं। फोनिक टीचिंग, नहीं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पिक्चर बुक्स। सो 21 का राइट आंसर है बी। गाइज़, दिस इज़ ऑल ऑफ टुडेज़ वीडियो। गाइज़, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। और कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो। थैंक यू गाइज़।